नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल लेकर आ गई हूँ। तो चलिए जानते हैं कुछ एनिमल्स के बारे में। दोस्तों, क्या आप स्कॉर्पियन फ्लाई यानी कि बिच्छू मक्खी के बारे में जानते हैं? इसका साइंटिफिक नेम मेकोप्टेरा है। यह पैनोपिडे के नाम पर बिच्छू मक्खी कहा जाता है, जिसमें पुरुषों के शरीर पर बड़े हुए जननांग होते हैं जो बिच्छू के डंक के समान दिखते हैं और लंबी चोंच वाले रोस्ट्रा होते हैं। या हैंग फ्लाइज एक अन्य प्रमुख परिवार है और अपने विस्तृत संभोग अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें मादाएं पुरुषों द्वारा दिए गए उपहार यानी शिकार की गुणवत्ता के आधार पर साथी चुनती है। एक छोटा समूह स्नो बिच्छू मक्खियों परिवार बोरीडे हैं, जिनमें से वयस्कों को कभी कभी बर्फ के मैदानों पर चलते देखा जाता है। इसके विपरीत इस क्रम में अधिकांश प्रजातियां उष्णकटिबंधीय स्थानों में नम वातावरण में रहती है। मेकोप्टेरा सिफेनोप्टेरा से निकटता से संबंधित है और डिप्टेरा से थोड़ा अधिक दूर है। वे दिखने में कुछ हद तक उड़ने वाले होते हैं। लंबे पतले शरीर और संकीर्ण झिल्लीदार पंखों वाले छोटे से मध्यम आकार के कीड़े होते हैं। अधिकांश नम वातावरण में प्रजनन करते हैं, जैसे पत्ती, कूड़े या काई, और अंडे तब तक नहीं निकल सकते जब तक कि गीला मौसम ना आ जाए। लार्वा कैटरपिलर की तरह होते हैं और ज़्यादातर वनस्पति पदार्थ पर फीड करते हैं, और गैर खिलाने वाले प्यूपा एक डायपॉज से गुजर सकते हैं जब तक कि मौसम की स्थिति अनुकूल ना हो। प्रारंभिक मेकोप्टेरा ने मधुमक्खियों जैसे अन्य कीट परागकणों के विकास से पहले जिम्नोस्पर्म की विलुप्त प्रजातियों के परागकण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो सकती है। आधुनिक प्रजातियों के वयस्क अत्यधिक शिकारियों या मृत जीवों के उपभोक्ता हैं। वे शव पर पहुंचने वाले पहले कीट हैं जो उन्हें फोरेंसिक कीट विज्ञान में उपयोगी बनाती है। इसकी लंबाई 2 से 35 मिलीमीटर तक भिन्न होती है। लगभग 600 मौजूदा प्रजातियां ज्ञात है जो 9 परिवारों में 34 प्रजातियों में विभाजित है। अधिकांश प्रजातियां पैनोपिडे और बिट्टासिडाई परिवारों में निहित है। इसके अलावा पैनोपिडे में नर के जननांग की मुड़ी हुई पूंछ से समूह को कभी कभी बिच्छू मक्खी कहा जाता है। मेकोप्टेरॉन का वितरण दुनिया भर में है। प्रजातियों के स्तर पर सबसे बड़ी विविधता एफ्रोट्रॉपिक और पेलेरेक्टिक क्षेत्र में है, लेकिन नियोट्रॉपिक, नियोरेक्टिक और ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों में सामान्य और पारिवारिक स्तर पर अधिक विविधता है। वे मेडागास्कर और कई द्वीपों और द्वीप समूह से अनुपस्थित है। यह प्रदर्शित करता है कि त्रिनिदाद, ताइवान और जापान के साथ उनकी फैलाव क्षमता कम है, जहां वे पाए जाते हैं। हाल ही में निकटतम महाद्वीपीय भूमि जनता के लिए भूमि पुल में है। यह मध्यम आकार के कीड़े होते हैं जिनमें लंबी चोंच वाले रोस्ट्रा, झिल्लीदार पंख और पतले लंबे शरीर होते हैं। उनके पास अपेक्षाकृत सरल मुखपत्र होते हैं जिनमें एक लंबी लेबियम, लंबी मैंडिबल्स और मांसल पल्प होते हैं जो अधिक आदिम सच्ची मक्खियों के समान होते हैं। कई अन्य कीड़ों की तरह उनके सिर के किनारे पर मिश्रित आंखें होती है और शीर्ष पर 3 ओसेली होती हैं। एंटीना फिलीफॉर्म का होता है और इसमें कई खंड होते हैं। आगे और पीछे के पंख आकार में समान है। लंबे और संकीर्ण होने के कारण कई क्रॉस नसों के साथ और कुछ हद तक आदिम कीड़ों जैसे मेफ्लाइज के समान है। हालांकि कुछ प्रजातियों के पंख कम हो गए हैं या वे पूरी तरह से खो चुके हैं। पेट 11 खंडों के साथ बेलनाकार होता है, जिनमें से पहला मेटाथोरेक्स से जुड़ा होता है। सेरसी में 1 या 2 खंड होते हैं। पेट आमतौर पर नर में ऊपर की ओर झुकता है, सतही रूप से एक बिच्छू की पूंछ जैसा दिखता है। टिप, जिसमें एक बड़ी हुई संरचना होती है जिसे जननांग बल्ब कहा जाता है। दूसरा, दोस्तों, क्या आप कर्नल ब्लू के बारे में जानते हैं? कर्नल ब्लू एक तितली की प्रजाति है। यह दक्षिणी न्यू हैम्पशायर, न्यू जर्सी के छोटे क्षेत्र, न्यूयॉर्क जैसे जगहों पर पाई जाती है। यह प्राय लुप्तप्राय प्रजाति है, जहाँ यह आधिकारिक राज्य तितली भी है। तितली जिसका जीवन चक्र जंगली नीले ल्यूपिन फूल पर निर्भर करता है। इसको 1992 में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
प्लेबेजस मोलिसा की इस उपप्रजाति को सबसे पहले उपन्यासकार व्लादिमीर नोबोकोव द्वारा पहचाना और वर्णित किया गया था। यह नाम अल्बानी पाइन बुश में कर्नल न्यूयॉर्क से निकला है, जहां इसे पहली बार खोजा गया था। उपन्यास पिन में नोबोकोव ने बिना नाम लिए कर्नल ब्लूज के एक अंक का वर्णन किया है। मई के अंत में ल्यूपिन खिलता है। प्रतिवर्ष कर्नल ब्लूज की 2 पीढ़ियां होती है, पहली मई के अंत से मध्य जून तक, दूसरी जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक। स्थानीय संरक्षण के प्रयास नीले ल्यूपिन के बड़े क्षेत्रों को फिर से लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो विकास के लिए खो गए हैं। तितली की पुनर्संयोजन को प्रोत्साहित करने में मामूली सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सेंट्रल विस्कॉन्सिन में नेकेदाह नेशनल वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी कर्नल ब्लूज का घर है, जो सवाना और व्यापक ल्यूपिन के विशाल क्षेत्र से लाभान्वित होते हैं। इस छोटी सी तितली के नर और मादा दिखने में अलग अलग होते हैं। नर का ऊपरी भाग चांदी या गहरे नीले रंग का होता है, जिसमें संकीर्ण काले किनारे होते हैं। मादा भूरे भूरे रंग के होते हैं, विशेष रूप से पंखों के बाहरी हिस्सों पर। ऊपर की तरफ नीले रंग की संकीर्ण काली सीमा के अंदर नारंगी अर्धचंद्र के अनियमित बैंड के साथ। दोनों लिंगों के नीचे का भाग धूसर होता है, जिसमें दोनों पंखों के किनारे पर नारंगी अर्धचंद्राकार बैंड होते हैं और सफ़ेद रंग के बिखरे हुए काले धब्बे होते हैं। मकड़ियाँ और कई कीट कर्नल नीली तितलियाँ के प्रमुख शिकारी हैं। 7 स्पॉटेड लेडी बीटल कर्नल ब्लू बटरफ्लाई लार्वा के कुछ पुष्ट शिकारियों में से एक है। पेपर तपतैया, रीढ़ की हड्डी वाले सैनिक कीड़े और चींटियों को लार्वा को हटाते हुए देखा गया है, और चींटी मोनोमोरियम इमर्जेनिटम को कर्नल ब्लू बटरफ्लाई के अंडों को चबाते हुए देखा गया है। अन्य संभावित शिकारियों में सफ़ेद पूंछ वाले हिरन और पक्षी शामिल है। जंगली ल्यूपिन पर चढ़ने वाले सफ़ेद पूंछ वाले हिरनों द्वारा कर्नल नीले तितली के अंडे, लार्वा और प्यूपा के आकस्मिक भविष्यवाणी पर्याप्त हो सकती है। ततैया कर्नल नीली तितलियों के सबसे अधिक सूची परजीवी है। एक टैचिनेट फ्लाई को कर्नल ब्लू बटरफ्लाई परजीवी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2 ततैया एक ट्राइकोग्रामेटिडे परिवार से और दूसरा अस्थायी रूप से यूलोफिडे परिवार के सदस्य के रूप में पहचाना जाता है। कर्नल नीले तितली के अंडों को परजीवी बनाने का संदेह है। कर्नल ब्लू बटरफ्लाई लार्वा कई चींटियों प्रजातियों के साथ एक वैकल्पिक पारस्परिक संबंध में लाभान्वित होते हैं। पिच पाइन भालू ओक न्यूयॉर्क में निवास स्थान में अंशीय लार्वा 38% की तुलना में चींटियों द्वारा काफ़ी अधिक लार्वा बच गए, जो कि 67% है। कर्नल ब्लू बटरफ्लाई लार्वा की देखभाल करने वाली 19 चींटियाँ प्रजातियाँ सब फैमिली फॉर्मिसिना, मायामिरसिना और डेलिचोडेरिने से थी, जो इस क्षेत्र में सबसे आम है। चींटी की प्रजाति के कर्नल ब्लू बटरफ्लाई लार्वा द्वारा प्राप्त लाभ की डिग्री को प्रभावित करने की संभावना है। तीसरा, दोस्तों, क्या आप ऑस्ट्रेलियाई फनल वेब स्पाइडर के बारे में जानते हैं? एट्रासिडाई माइग्लोमॉर्फ मकड़ियों का एक परिवार है, जिसे आमतौर पर ऑस्ट्रेलियाई फनल वेब स्पाइडर या एट्रासिड्स के नाम से जाना जाता है। इसे हेक्साथेलिडे के उपपरिवारों के रूप में शामिल किया गया है, लेकिन अब इसे एक अलग परिवार के रूप में मान्यता दी गई है। परिवार के सभी सदस्य ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी है। एट्रासिडे में 3 प्रजातियां शामिल है, एट्रेक्स, हेड्रोनिचे और इलावारा, जिसमें 35 प्रजातियां शामिल है। परिवार के कुछ सदस्य विष उत्पन्न करते हैं, जो मनुष्य के लिए खतरनाक है, और 6 प्रजातियों की मकड़ियों के काटने से पीड़ितों को गंभीर चोटें आती है। सिडनी फनल वेब स्पाइडर और उत्तरी वृक्ष निवास फनल वेब स्पाइडर के काटने से संभावित रूप से घातक है, लेकिन आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा तकनीकों और एंटीवेनम की शुरुआत के बाद से कई मौतें रुक गई हैं। इन परिवार की मकड़ियों का आकार मध्यम से बड़ा होता है। शरीर की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें एक असाधारण नमूना 8 सेंटीमीटर तक पहुंच गया था। उनके शरीर के सामने के हिस्से को ढकने वाला एक बाल रहित आवरण होता है। कुछ एट्रासिड्स में अपेक्षाकृत लंबे स्पिनर नेट होते हैं। यह सिडनी फनल वेब स्पाइडर के लिए विशेष रूप से सच है।
नर के पास अपने दूसरे जोड़े के पैरों के बीच से एक बड़ा संभोग स्पर होता है। अन्य माइगालोमोर्फे की तरह मकड़ियों का एक एन्फ्रा ऑर्डर जिसमें उष्णकटिबंधीय टायरेंटुला शामिल है। इन मकड़ियों में नुकीले होते हैं। वह बिंदु सीधे शरीर के नीचे होता है और एक दूसरे की ओर इंगित नहीं करता है। उनके पास पर्याप्त विष ग्रंथियां होती है जो पूरी तरह से उनके चिलेरे के भीतर स्थित होती है। उनमें नुकीले बड़े और शक्तिशाली होते हैं और जो नाखूनों और मुलायम जूतों को भेदने में सक्षम होते हैं। ऑस्ट्रेलियाई फनल वेब मकड़ियाँ नम ठंडे आश्रय वाले आवासों में, चट्टानों के नीचे, सड़ते हुए लॉग के नीचे और कुछ खुरदुरे पेड़ों में अपनी बुर बनाते हैं। वे आमतौर पर उपनगरीय चट्टानों और झाड़ियों में पाए जाते हैं। शायद ही कभी लॉन या अन्य खुले इलाके में पाए गए हों। एक घर में विशेष रूप से प्रवेश द्वार से निकलने वाले अनियमित रेशम यात्रा रेखाएं होती हैं। कुछ संबंधित ट्रेपोडोर मकड़ियों के विपरीत वे अपने घर में ढक्कन नहीं बनाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई फनल वेब मकड़ी की प्राथमिक श्रेणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट है, जिसके नमूने न्यू साउथ वेल्स, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया, तस्मानिया और क्वींसलैंड में पाए जाते हैं। इस परिवार के सदस्यों के बिना केवल ऑस्ट्रेलियाई राज्य या क्षेत्र, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलियाई फनल वेब स्पाइडर दुनिया में मकड़ियों के सबसे चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण समूह में से एक है और कुछ लोगों द्वारा नैदानिक मामलों और विष विषाक्तता दोनों के मामले में सबसे घातक माना जाता है। काटने के रिकॉर्ड की जांच ने ज्यादातर भटकने वाले पुरुषों को फंसाया है। यदि सभी नहीं तो घातक ऑस्ट्रेलियाई फनल वेब स्पाइडर मनुष्य को काटता है। पल्प के संशोधित टर्मिनल खंड द्वारा पहचाने जाने वाले वयस्क पुरुष वर्ष के गर्म महीनों के दौरान संभोग के लिए ग्रहणशील महिलाओं की तलाश में भटकते हैं। वे पानी की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए अक्सर स्विमिंग पूल में पाए जाते हैं, जिसमें वे भटकते हुए अक्सर गिर जाते हैं। मकड़ियाँ पानी में डूबे रहने में कई घंटों तक जीवित रहती हैं और पानी से निकाले जाने पर काट भी सकती है। वे उपनगरीय सिडनी में गैरेज और यार्ड में भी दिखाई दिए हैं। आम धारणा के विपरीत ऑस्ट्रेलियाई फनल वेब स्पाइडर कूदने में सक्षम नहीं है, हालांकि वे जल्दी से दौड़ सकते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप ड्रायोकोसेलस ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं, जिसे आमतौर पर लॉर्ड होवे आइलैंड स्टिक कीट या ट्री लॉबस्टर के रूप में जाना जाता है। स्टिक कीट की एक प्रजाति है जो लॉर्ड होवे द्वीप समूह में रहती है। यह मोनोटाइपिक जीनस ड्रायोकोसेलस का एकमात्र सदस्य है और 1920 तक विलुप्त होने के बारे में सोचा गया था, जिसे केवल 2001 में फिर से खोजा गया था। यह अपने सबसे बड़े पूर्व आवास लॉर्ड होवे द्वीप में विलुप्त हो गया है और इसे दुनिया में सबसे दुर्लभ कीट कहा गया है। जैसा कि पुनः खोजी गई जनसंख्या में बॉल के पिरामिड के छोटे टापू पर रहने वाले 24 प्रजातियां शामिल है। वयस्क लॉर्ड होवे आइलैंड स्टिक कीड़े लंबाई में 20 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं और 25 ग्राम वजन कर सकते हैं, जिसमें नर मादा से 25% छोटे होते हैं। वे आकार में आयताकार होते हैं और मजबूत पैर वाले होते हैं। नर में मादाओं की तुलना में मोटी जांघें होती है। अधिकांश फॉस्मिडा के विपरीत कीड़ों के पंख नहीं होते। इस छड़ी कीट का व्यवहार एक कीट प्रजाति के लिए अत्यधिक असामान्य है, जिसमें नर और मादा कुछ जोड़े में एक बंधन बनाते हैं। मादाएं शाखाओं से लटकते हुए अंडे देती है। हैचिंग 9 महीने बाद तक हो सकती है। अप्सराएं पहले चमकीले हरे रंग की होती हैं और दिन के दौरान सक्रिय होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे परिपक्व होती है वे काले हो जाती हैं। प्रजनन नर की उपस्थिति के बिना हो सकता है और इस गुण ने प्रजातियों को कम संख्या में जीवित रहने की अनुमति दी है। लॉर्ड होवे द्वीप पर छड़ी कीड़े एक बार बहुत आम थे, जहां उन्हें मछली पकड़ने में चारा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। माना जाता है कि आपूर्ति जहाज SS माकाम्बो के 1918 में द्वीप पर चक्कर लगाने के तुरंत बाद वे विलुप्त हो गए थे, जिससे काले चूहों को स्थापित होने की अनुमति मिली। 1920 के बाद कोई छड़ी कीड़े नहीं मिले। हालांकि 1964 में लॉर्ड होवे द्वीप में 23 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में एक चट्टानी समुद्र के ढेर पर बॉल के पिरामिड का दौरा करने वाले पर्वतारोहियों की एक टीम ने एक मृत लॉर्ड होवे द्वीप पर छड़ी कीट की खोज की। बाद के वर्षों के दौरान
पर्वतारोहियों को कुछ और ताज़ा शव मिले, लेकिन जीवित नमूनों को खोजने के लिए अभियान असफल रहे। 5वां, दोस्तों क्या आप फास्माटोडिया के बारे में जानते हैं? यह कीटोक्रम है जिसके सदस्यों को विभिन्न प्रकार के स्टिक कीड़े, स्टिक बग्स, वॉकिंग स्टिक, स्टिक एनिमल्स या बग स्टिक के रूप में जाना जाता है। उन्हें कभी कभी डेविल्स डर्निंग सुई के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि यह नाम ड्रैगन फली और क्रेन मक्खियों दोनों द्वारा साझा किया गया है। उन्हें आमतौर पर फास्मेटोडियन फास्मेट्स के रूप में संदर्भित किया जा सकता है या गोस्ट कीड़े परिवार में फाइलिडे में फास्मेट्स के साथ पत्ती कीड़े, पत्ती बग, चलने वाले पत्ते या बग पत्ते कहा जाता है। समूह का नाम प्राचीन ग्रीक फास्मा से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक भूत या प्रेत, वास्तव में जानवरों के रूप में वनस्पति की समानता का जिक्र करते हुए। उनका प्राकृतिक छलावरण शिकारियों के लिए उनका पता लगाना कठिन बना देता है। फिर भी कई प्रजातियां चौंकाने वाले प्रदर्शन, रीढ़ या जहरीले श्राव के रूप में रक्षा की कई माध्यमिक पंक्तियों में से एक है। पीड़े से कीड़े को चिपकाए और में दुनिया भर के सबसे लंबे कीड़े शामिल है। आदेश के सदस्य अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीप पर पाए जाते हैं, लेकिन वे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है। वे शाकाहारी है। कई प्रजातियां पेड़ की छतरी में विनित रूप से रहती है। उनके पास 3 चरणों के साथ एक अधूरा कायापलट जीवन चक्र है। अंडा, अप्सरा और वयस्क। कई फॉस्मेट पार्थेनोजेनिक होते हैं और मादा संतानों के उत्पादन के लिए निषेचित अंडे की आवश्यकता नहीं होती है। गर्म जलवायु में वे पूरे वर्ष प्रजनन करते हैं। अधिक समशीतोष्ण क्षेत्रों में मादाएं मरने से पहले शरद ऋतु में अंडे दे देती है और नई पीढ़ी वसंत ऋतु में अंडे देती है। कुछ प्रजातियों में पंख होते हैं और उड़कर फैल सकते हैं, जबकि अन्य अधिक प्रतिबंधित होते हैं। फॉस्मेट अपेक्षाकृत बड़े हो सकते हैं, जिनकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 63 सेंटीमीटर से अधिक हो सकती है। जीनस फ्रिग्नेस्ट्रिया की मादाएं दुनिया की सबसे लंबी कीड़े हैं, जिनकी लंबाई 64 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि एक अघोषित प्रजाति के मामले में होती है, जिसमें फैला हुआ पैर भी शामिल है। डीले टाटा होने की संभावना है, जिनमें से मादा का वजन 65 ग्राम तक हो सकता है। कुछ फॉस्मेट में बेलनाकार छड़ी जैसी आकृतियां होती है, जबकि अन्य में चपटी पत्ती जैसी आकृतियां होती हैं। कई प्रजातियां पंखहीन होती है, उनके पंख कम हो जाते हैं। पंखों वाली प्रजातियों में वक्ष लंबा होता है, क्योंकि इसमें उड़ान की मांसपेशियां होती है और आमतौर पर पंख रहित रूपों में बहुत छोटा होता है जहां मौजूद है। पंखों की पहली जोड़ी संकीर्ण और घुमावदार होती है, जबकि हिंद पंख चौड़े होते हैं। उनकी लंबाई के साथ सीधी नसें और कई क्रॉस नसें होती है। शरीर को अक्सर वनस्पति के सदृश संशोधित किया जाता है, जिसमें पत्ती, शिराओं, छाल जैसे ट्यूबरकल और छलावरण के रूपों जैसी लकीरें होती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे कि कैरोसियस मोरोसस यहाँ तक कि अपना परिवर्तन करने में सक्षम है। अपने परिवेश से मेल खाने के लिए रंजकता यानी कि कलर चेंजिंग, मुखपत्र सिर से बाहर निकलते हैं। चबाने वाली मंडियाँ सभी प्रजातियों में एक समान होती है। पैर आमतौर पर लंबे और पतले होते हैं और कुछ प्रजातियां अंग ऑटोटॉमी में सक्षम होते हैं, यानी कि उपांग को शेडिंग। फॉस्मेट के पास कुछ प्रजातियों में शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में लंबे पतले एंटीना होते हैं। सभी फॉस्मेट में मिश्रित आंखें होती हैं, लेकिन ओसेली केवल कुछ पंखों वाले पुरुषों में पाए जाते हैं। फॉस्मेट के पास एक प्रभावशाली दृश्य प्रणाली होती है, जो उन्हें मंद परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण विवरण देखने की अनुमति देती है, जो उनकी आमतौर पर रात की जीवन शैली के अनुकूल होती है। वे सीमित संख्या में पहलुओं के साथ छोटी मिश्रित आंखों से लैश पैदा होते हैं। जैसे जैसे फॉस्मेट क्रमिक मोल्ड के माध्यम से बढ़ते हैं, फोटो रिसेप्टर कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ प्रत्येक आंख में पहलुओं की संख्या में वृद्धि होती है। वयस्क आंख की संवेदनशीलता अपने पहले चरण में अप्सरा की संवेदनशीलता से कम 10 गुना अधिक हो जाती है। फॉस्मेडिया, फॉस्मोटोडिया अंटार्कटिक और पैटागोनिया को छोड़कर पूरी दुनिया में पाया जा सकता है। वे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में सबसे अधिक है। सबसे बड़ी विविधता दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका और दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। बोर्नियो द्वीप से 300 से अधिक प्रजातियों को जाना जाता है।
जो इसे फास्माटोडिया के लिए दुनिया का सबसे अमीर स्थान बनाता है। फॉस्मेट शाकाहारी होते हैं जो ज़्यादातर पेड़ों और झाड़ियों की पत्तियों पर भोजन करते हैं और कई न्यूट्रॉपिकल प्रणालियों का एक विशिष्ट घटक है। फास्माटोडिया को वहाँ प्रमुख प्रकाश अंतराल शाकाहारी के रूप में माना गया है। वन पारिस्थितिक तंत्र में उनकी भूमिका कई वैज्ञानिकों द्वारा महत्वपूर्ण माना जाता है, जो चरम वनों और उत्तराधिकार और लचीलापन बनाए रखने में प्रकाश अंतराल के माध्यम पर जोर देते हैं। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए वीडियोस पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।